गाजा में चल रही जंग के रुकने के आसार और कम हो गए हैं। कतर ने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है। कतर जंग की शुरुआत से ही दोनों पक्षों की बातचीत करवा रहा था, लेकिन इसका कोई खास नतीजा अब तक नहीं निकला। 9 नवंबर को कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब तक दोनों पक्ष युद्ध विराम पर गंभीरता नहीं दिखाएंगे तब तक हम दोनों के बीच मध्यस्थता नहीं करवाएंगे। मध्यस्थता के पीछे हटने के अलावा कतर एक और खबर की वजह से चर्चा में बना रहा। खबर ये कि कतर में मौजूद हमास का पॉलिटिकल ऑफिस बंद हो रहा है और कतर अपने देश से हमास के नेताओं को निकालने वाला है। इस खबर को प्रो इजरायली लॉबी ने खूब शेयर किया, इसका खूब बज़ भी बना। फिर कतर के विदेश मंत्रालय का बयान आया, कहा कि ये खबर झूठी है, हम हमास को अपने देश से नहीं निकाल रहे हैं। फिर 2012 से हमास का पॉलिटिकल ऑफिस जो है कतर में चला आ रहा है, ये तथ्य भी सामने आए। इसे कथित तौर पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के अनुरोध पर ही बनाया गया था ताकि हमास से बातचीत की जा सके, और अब इसे बंद करने की बात चल रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि तमाम देशों के प्रेशर ग्रुप्स भी लगे हुए हैं इस ऑफिस को बंद करवाने के पीछे। तो आज के शो में हम जानेंगे कि कतर हमास का समर्थन क्यों करता है, अगर हमास की कतर से छुट्टी हुई तो वो कहां जा सकता है, और जानेंगे कि कतर मध्यस्थता से पीछे क्यों हटा। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा गाजा में चल रही जंग में कतर की भूमिका की। Brought to you by Sensodyne K, Haier and i10. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। और सबसे पहले जानिए 2 जरूरी सूचनाएं। सूचना नंबर 1 कि दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सज रहा है लल्लन टॉप अड्डा। तारीख 22, 23, 24 नवंबर है, नोट कर लीजिए। तीनों दिन का टिकट 499 रुपए का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तड़ाक से मिल जाएगा। और सूचना नंबर 2 कि चल रही है लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। टीमें कर रही हैं दौरा झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का। जानने चुनावी तापमान तो देखिए हमारे तमाम चैनलों पर हमारी इलेक्शन कवरेज आज ही। और अब शुरू करते हैं दुनियादारी। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। कतर वेस्ट एशिया में बसा एक छोटा सा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल यानी लगभग 11,500 वर्ग किलोमीटर का है। ये लगभग भारत के त्रिपुरा राज्य के बराबर है। इसकी जमीनी सीमा सऊदी अरब से मिलती है और दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ है। कतर की आबादी लगभग है 27 लाख, इसमें से 7.5 लाख यानी लगभग 25% भारतीय हैं। देश का मुखिया अमीर कहलाता है। एमिरेट्स शब्द इसी से बनता है। इस समय तमीम बिन अहमद अल थानी देश के मौजूदा अमीर हैं। अब जानते हैं कि इतना छोटा सा देश इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता कैसे करवा रहा है। इसके लिए हमें कतर के इजराइल और हमास के साथ संबंध समझने होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इजराइल और कतर के संबंध। कतर ने 1996 में इजराइल के साथ अनौपचारिक व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। उस समय अरेबियन पेनिनसुला से केवल जॉर्डन के संबंध ठीक ठाक थे। ज्यादातर अरब देश इजराइल के कट्टर दुश्मन हुआ करते। तब से दोनों देशों के बीच व्यापारी संबंध बने हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच कम ही व्यापार होता है। कतर ने अपने यहाँ खेलों की कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित करवाई हैं, उसमें इजरायली खिलाड़ी लगातार हिस्सा लेते रहे हैं। नवंबर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के मौके पर तेल अवीव और दोहा तक की सीधी फ्लाइट्स शुरू की गई। ऐसा दोनों देश के इतिहास में पहली बार हुआ था। कतर और इजराइल के संबंध नरम गरम रहते हैं। कतर कई बार इजराइल से अनुरोध कर चुका है कि गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने की उसे इजाजत दी जाए, लेकिन इजराइल हर बार मना कर देता है। उसका कहना है कि इस मदद का इस्तेमाल हमास करेगा। ये तो हुई इजराइल और कतर की बात। अब कतर और हमास के संबंध जो हैं उसको समझ लेते हैं। कतर और हमास के संबंधों की शुरुआत साल 2007 से मानी जाती है। दरअसल 2006 वाले चुनाव में 7 से 1 साल पहले हमास ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी पीए को शिकस्त दी थी। पीए ने रिजल्ट मानने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों गुटों में झड़प शुरू हुई। ये झड़प 5 दिनों तक चली। अंततः साल 2007 में, चुनाव के अगले साल, हमास के पास गाजा का कंट्रोल आ गया और उस समय तुर्की और कतर ऐसे 2 देश थे जिन्होंने हमास का समर्थन किया था। इसके बाद से हमास के लीडरान का यहां आना जाना लगा रहा। 2008 में हमास के लीडर खालिद मिशाल दोहा गए। उस साल कतर ने फिलिस्तीन की समस्या सुलझाने के लिए एक समिट रखी थी। इस समिट में खालिद मिशाल को तत्कालीन कतरी अमीर
हमद बिन खलीफा अल थानी के बगल में बिठाया गया। आमिर ने समिट में गाजा को लगभग 2000 करोड़ रुपए की मदद देने का वादा किया था। यह पैसा गाजा के पुनर्निर्माण के लिए लगने वाला था। फिर साल 2008 है, इसमें इजराइल और हमास के बीच एक जंग हुई। उसमें इजराइल के 4000 से ज्यादा घर तबाह कर दिए गए। फिर साल आया 2009, डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ओबामा को समझ आ चुका था कि अगर फिलिस्तीन का मुद्दा सुलझाना है तो हमास से बातचीत करनी जरूरी है। इसके लिए ओबामा ने साल 2011 में कतर से अनुरोध किया कि वो अपने यहां एक हमास का पॉलिटिकल ऑफिस खोलने की अनुमति दें। ओबामा को डर था कि अगर हमास अपना ऑफिस ईरान में शिफ्ट कर लेता है तो उसके साथ बातचीत की गुंजाइश कम हो जाएगी, और कतर अमेरिका का अच्छा सहयोगी भी था। इसलिए साल 2011 में हमास का पॉलिटिकल ऑफिस यहां पे खुल गया। तब से हमास के बड़े लीडर्स यहीं रहते हैं। इस्माइल हानिया 2017 से 24 तक यहीं रहे। जुलाई में ईरान में उनकी हत्या कर दी गई थी। फिलहाल हमास के दो बड़े नेता खलील अल हया और खालिद मिशाल यहीं रहते हैं। साल 2012 में कतर के तत्कालीन अमीर हमाद बिन खलीफा अल थानी गाजा पहुंचे। वो हमास के शासन में गाजा का दौरा करने वाले दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष बने। इस दौरे में उन्होंने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपए देने का वादा भी किया था। कट टू 7 अक्टूबर 2023, हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। कहा कि ये सालों से किए गए अत्याचारों का बदला है और हम कई दशकों से स्टेट ऑफ वॉर में हैं, ऐसा हमास ने कहा। 7 अक्टूबर वाले हमले में लगभग 1200 इजरायली मारे गए। उसके बाद इजराइल ने गाजा में जंग की शुरुआत की। इसमें अब तक 42,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें ज़्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। जंग की इसी आशंका को देखते हुए शुरुआत में ही एक सीक्रेट सेल की स्थापना की गई थी। इनका फोकस बंधकों को छुड़ाने पर था। इसमें 4 देशों को शामिल किया गया। इसमें थे इजराइल, अमेरिका, कतर और इजिप्ट। सेल बनाने का प्रस्ताव कतर ने ही रखा था। फिर उनके बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। कई मौक़ों पर डेड एंड आता था। ऐसा लगता था कि बात आगे बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं। उन मौक़ों पर शीर्ष नेताओं ने रुकावट खत्म की, तब जाकर मामला आगे बढ़ा। पहली सफलता 23 अक्टूबर 2023 को मिली। हमास ने 2 अमेरिकी महिलाओं को रिहा कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये पायलट प्रोजेक्ट साबित हुआ। इसके बाद ही बड़ी डील के लिए प्रयास तेज किए गए। इजराइल ने खुफिया एजेंसी मोसाद के खुफिया डेविड बानिया को अपना प्रतिनिधि बनाया। बानिया लगातार CIA के मुखिया बिल बर्न्स के संपर्क में रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार जुड़े हुए थे। फिर नवंबर 2023 में भी कतर की मध्यस्थता से 1 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ था, लेकिन नवंबर के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। कतर ने कह दिया है कि जब तक दोनों पक्ष गंभीर नहीं होंगे हम मध्यस्थता नहीं करवाने वाले। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सा पक्ष युद्ध विराम में ज्यादा कोताही बरत रहा है, और कतर नहीं तो कौन मध्यस्थता करवाएगा? हमने ये सवाल बिट्स लॉ स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से पूछा। सुनिए उन्होंने क्या बताया। देखिए, मध्यस्थता कतर ने करने से जो मना किया है अभी, उसके पीछे उन्होंने कारण ये दिया है कि दोनों पार्टीज की तरफ से लगता है कि कोताही हो रही है। कोताही कौन ज़्यादा कर रहा है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दोनों की तरफ से कारण है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते हैं कि अभी इस वक्त पे, जब अमेरिका की तरफ से भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है, बल्कि उनके अपनी जो राइट विंग कोलिशन पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है, वो इस वक्त नहीं रुकना चाहते। वो चाहते हैं कि जितना हो सके हमास की कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म किया जाए, और साथ ही साथ वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर उन्हें और बंधक मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा टाइप का हो सकता है। हमास की तरफ से भी बहुत कोताही हो रही है। हमास को ये लगता है कि जब तक पूरा सारे के सारे इजरायली सोल्जर्स वापस नहीं चले जाते तब तक उनको नहीं मानना चाहिए किसी भी शांति समझौते के लिए। तो कोताही, या फिर हम ये कहें कि शांति समझौते के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना करने की जो एबिलिटी है, ये भी दोनों की तरफ बराबर है। इसीलिए हमने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांट को भी निकाला गया है। उन्होंने कैबिनेट से निकाले जाने के 2 दिन बाद ये स्टेटमेंट दिया कि किस तरह इजराइल के सारे सिक्योरिटी चीफ्स ने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से रिक्वेस्ट करा था कि ये मौका है, शांति समझौता साइन कर लेना चाहिए, और जितने हो सके, जितने बंधक हमारे जिंदा हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके डेड बॉडीज, इन सबको वापस लिया जाए। तो किसकी कोताही ज़्यादा है? मुझे लगता है दोनों की बराबर जिम्मेदारी है, चाहे वो हमास हो चाहे इजरायली सरकार हो। देखिए, कतर के साथ साथ मिस्र ने, इजिप्ट ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे लगता है कि अभी अमेरिका और अगर इजराइल चाहता है तो इजराइल ये अपनी जितने भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं ये मिस्र के थ्रू ही डायरेक्ट करेंगे। हमास भी मिस्र के ऊपर बहुत रिलाई करेगा। जॉर्डन एक ऑप्शन बन सकता है, लेकिन जॉर्डन का जितना रिस्पेक्ट पहले था अरब वर्ल्ड में, और इजराइल की तरफ से उनके ऊपर जितना एक भरोसा दिखाया जाता था, आजकल वो थोड़ा सा कम हो गया है। और हमास के साथ उनके उतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं है जितने मिस्र और कतर के हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा। तो मुझे लगता है कि जब भी दोनों पक्ष, चाहे वो इजराइल हो चाहे हमास हो,
उनके पास एक कंक्रीट प्रपोजल होगा शांति समझौते का, तो कतर दोबारा से मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये कतर की एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है, हमास के ऊपर प्रेशर डालने की, इसराइल के ऊपर प्रेशर डालने की, कि अगर आप लोग सीरियस नहीं हैं, अगर आपको एक बहुत सीरियस वर्केबल ऑप्शन नहीं देते हैं शांति समझौता करने का, तो फिर हम पीछे हट रहे हैं। लेकिन दरवाज़ा अभी भी खुला है, अगर आप सीरियस हैं शांति समझौता के लिए, तो कतर ये डेफिनेटली उनसे कहेगा कि मैं दोबारा से मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ। अब सवाल उठता है कि कतर ही क्यों, मध्यस्थता करवाने तो कोई भी आ जाए, और कोई देश में आगे क्यों नहीं दिख रहा है। इसकी 3 बड़ी वजह दिखाई देती हैं। वजह नंबर 1 कि कतर ने अपनी छवि न्यूट्रल देश के तौर पे बनाई है। यहाँ पर अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है, वो अमेरिका की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने वाले टॉप के देशों में से एक है। इसके बरक्स कतर के उन गुटों या देशों के साथ भी संबंध है जो अमेरिका या उसके सहयोगी देशों के खिलाफ भी है। मसलन तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस भी दोहा में है। कतर ने ईरान के साथ भी घनिष्ठता बना कर रखी है। ये उसे हर पक्ष के साथ बातचीत करने का स्कोप मुहैया कराता है। नंबर 2, हालिया समय में कतर ने अपने प्रभाव क्षेत्र के बाहर काम करना शुरू किया है। 2021 में अमेरिकी पत्रकार डैनी फेस्टर की म्यांमार से जुड़ी सुरक्षित वापसी कराने में अहम भूमिका निभाई और अक्टूबर 2023 में कतरी अधिकारियों ने रूस से यूक्रेनी बच्चों की वापसी में मदद की। इससे पहले वो तालिबान और अमेरिका के बीच पीस डील सफलतापूर्वक करवा चुका है। कतर ने कई मौकों पर खुद को सफल मध्यस्थ साबित किया है। नंबर 3, जैसा हमने पहले ही बताया कि हमास के पॉलिटिकल ऑफिस की स्थापना दोहा में हुई थी। इजराइल ने इसका भारी विरोध किया मगर कुछ नहीं हुआ। अमेरिकी मीडिया संस्थान न्यूयॉर्कर की रिपोर्ट के मुताबिक हमास को जगह देने के लिए अमेरिका ने मनाया था। अमेरिका चाहता था कि आपात स्थिति में संचार का माध्यम खुला रहे। हमने डॉक्टर मुश्ताक से पूछा कि कतर हमास को समर्थन क्यों देता है। देखिए, कतर एक ऐसा देश है जिसकी विदेश नीति का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि वो आसपास के रीजन में और रीजन के साथ साथ पूरी दुनिया में जितना हो सके उतना एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक रोल प्ले करे। डिप्लोमेटिक रोल प्ले करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका जो पहले नॉर्वे किया करता था और नॉर्वे की देखा देखी कतर ने करना स्टार्ट किया, वो ये कि अगर रीजन में कन्फ्लिक्ट है, कहीं मुश्किलें हैं, तो उन मुश्किलों का समाधान ढूंढने के लिए एक कॉम्प्रोमाइज कराने वाले न्यूट्रल पावर की तरह एक्ट करना। नॉर्वे के केस में हमने सबसे इंपॉर्टेंट उनका एग्जांपल देखा था, कैसे उन्होंने श्रीलंका के गृह युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। श्रीलंका की सरकार और लिट्टे के बीच समझौते कराने की कोशिश करी थी। तो कतर का भी यही रोल है। कतर ये चाहता है कि उस पूरे क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनको उनका समाधान करने में वो एक रोल अदा करे, जिससे उसका जो स्टैंडर्ड है, उसकी जो इज्जत है पूरी दुनिया में और खासकर रीजन में भी वो बढ़ जाए। इसीलिए हम ये देखते हैं कि एक सुन्नी देश होने के बावजूद उसने ईरान के साथ इतने अच्छे संबंध बनाए हैं, ताकि अगर कोई विदेशी देश, खास अगर कोई वेस्टर्न कंट्री जैसे कि यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका ईरान के साथ अगर कोई निगोशिएशन स्टार्ट करना चाहे, तो कतर एक ऑब्वियस रिलेशनशिप बन जाता है, कतर एक ऑब्वियस ऑप्शन बन जाता है। और इसी तरह हमने देखा कि जब अमेरिका तालिबान से बात कर रहा था 2013, 14, 15, 16 के आसपास और चाहता था कि अमेरिका अपने वहां से अपने सोल्जर्स को निकाल सके, तो उन्होंने भी तालिबान के लीडर्स को कतर ही बुलाया और वो सारा का सारा सीक्रेट निगोशिएशन, जो बाद में इतना सीक्रेट नहीं रहा, वो भी कतर में ही हुआ। यही इसी कड़ी में एक और पैमाना है कि किस तरह कतर हमास को अपने यहाँ एक पॉलिटिकल ऑफिस देकर एक बेस दे रहा है ताकि शांति समझौते की बात करी जा सके, और इससे इनडायरेक्टली कतर अपना ओहदा बढ़ाना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। 8 नवंबर को अमेरिका के कुछ मीडिया संस्थानों ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से खबर चलाई थी कि बाइडेन सरकार कतर पर हमास का ऑफिस बंद करवाने का दबाव बना रही है। एक बार खुलवाया था और एक बार बंद करवा रहे हैं। हालांकि अब कतर ने ऐसी किसी खबर का खंडन किया है, कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमने डॉक्टर मुश्ताक से पूछा कि क्या अमेरिका के दबाव में कतर आगे ऐसा कर सकता है, क्योंकि दबाव में ही खोला था और दबाव में बंद करने की बात है, तो क्या ऐसा हो सकता है? सुनिए उन्होंने क्या बताया। देखिए, कतर के जो विदेश मंत्री हैं उनके स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है कि ये खबर झूठी है कि हम हमास का ऑफिस बंद कर रहे हैं। हमास वालों ने भी कहा कि ये खबर झूठी है कि हमारा ऑफिस बंद हो रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ चहल पहल चल रही है, कुछ एक इनडायरेक्ट तरह की खबरें आ रही हैं जिनसे लग रहा है कि हो सकता है कि उनका ऑफिस वहां से शिफ्ट हो। जिसमें सबसे बड़ी खबर जो कम से कम मुझे सुनने में आई है वो ये कि हमास के 2 बहुत सीनियर लोग हैं जो पिछले महीने भर से अंकारा में है, टर्की की कैपिटल में है,
और टर्की ने हमास के साथ अपने संबंध बनाए रखे हैं, उतने स्ट्रांगली नहीं जितने कतर ने अभी तक रखे हैं, लेकिन हमास के 2 सीनियर लीडर्स का टर्की में इतने टाइम तक रहना अपने आप में एक इनडायरेक्ट सिग्नल देता है। और ये जग जाहिर है कि टर्की बहुत टाइम से चाहता है कि वही रोल प्ले करे जो कतर कर रहा है। टर्की को लगता है कि ईस्ट और वेस्ट के बीच, मिडिल ईस्ट और अमेरिका के बीच, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच अगर शांति समझौतों में बीच बिचौलिए की भूमिका वो निभा सके तो उससे भी टर्की का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सम्मान है वो बढ़ेगा। तो प्रेसिडेंट एर्दोगान बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पीछे इनडायरेक्ट एक पर्पस उनका ये भी है कि वो सऊदी अरेबिया के टक्कर में अपने आप को सुन्नी बाहुल्य देशों का नेता की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात मुझे लगता है कि शायद कतर ये नहीं चाहेगा कि ऑफिस बंद हो जाए हमास का, दोहा में जो उनका ऑफिस है, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि हमास और टर्की एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस कि टर्की में ऑफिस खोला जाए, भले ही वो दोहा वाले ऑफिस का ऑल्टरनेटिव ना हो कि उसके साथ साथ एक दूसरा ऑफिस की तरह भी शायद काम करे। इन सारी चीजों में एक बहुत बड़ा एंगल ये भी है कि कतर में हमास के लीडरशिप को जो एक इनडायरेक्ट सिक्योरिटी मिलती है वो शायद किसी और देश में नहीं मिलेगी। कतर क्योंकि बहुत मेजर अमेरिकन एलाय है, अमेरिका का दोस्त है, मिलिट्री पार्टनर है। कतर में बहुत बड़ा अमेरिकन बेस भी है और कतर की गवर्नमेंट ने अमेरिका के थ्रू इसराइल के पास से बहुत डायरेक्टली ये बात बहुत फोर्सफुली पहुंचाई हुई है कि कोई पॉलिटिकल असैसिनेशन उनकी जमीन पर नहीं होना चाहिए। तकरीबन 15 साल पहले एक अटेम्प्ट हुआ था हमास के लीडर के ऊपर, बट उसके बाद से इसराइल ने भी ऐसा नहीं किया है। तो दोहा में जो सिक्योरिटी अवेलेबल है हमास के लीडर्स के पास वो शायद किसी और देश में नहीं होगा। एक आखिरी बात यहाँ ये भी है कि कुछ मीडिया आउटलेट में ये भी बात आ रही है कि शायद ईरान में ऑफिस खुले, लेकिन ईरान में पहले ही इस्माइल हनीय का असैसिनेशन हो चुका है, तो ईरान में उतनी सिक्योरिटी शायद नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ईरान में ऑफिस खोलने से हमास के पास वो सहूलियत नहीं होती कि विदेशी स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जितने आराम से बात वो कतर में कर सकते हैं, जितने आराम से बात वो टर्की में रहते हुए कर सकते हैं, वो ईरान में रहते हुए नहीं कर पाएंगे। तो ईरान में ऑफिस खोलना उतना फायदेमंद नहीं होगा। ये था हमारा बड़ी खबर का सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। आज की पहली सुर्खी हेती से है। हेती कैरिबियन सागर में पड़ने वाला द्वीपीय देश है। 2023 में देश के अधिकांश हिस्सों पर क्रिमिनल गैंग्स ने कब्जा कर लिया था। फिर मार्च 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को क्रिमिनल गैंग्स ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया। अप्रैल 2024 ट्रांजिशनल प्रेसिडेंशियल काउंसिल का गठन हुआ और 2 महीने बाद गैरी कॉनिल को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब अपडेट है कि गैरी कॉनिल को भी उनके पद से हटा दिया गया है। उन्हें इस पद पर रहते हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे। बर्खास्तगी का यह आदेश हेती की ट्रांजिशनल प्रेसिडेंशियल काउंसिल ने ही दिया है। इस काउंसिल के 9 में से 8 सदस्यों ने आदेश जारी कर बिजनेसमैन और हेती सेनेट के पूर्व कैंडिडेट एलेक्स डिडिये फिसिमे को कॉनिल का रिप्लेसमेंट बनाया है। इस मसले को विस्तार से अगर आप समझना चाहते हैं तो दुनियादारी का एपिसोड आप देख सकते हैं, वो एपिसोड जो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पर मिल जाएगा। अब अगली सुर्खी जो है अमेरिका और रूस से जुड़ी हुई खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने 7 नवंबर को फोन पर बातचीत की है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया है। क्या बात हुई दोनों नेताओं के बीच? ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति को यूक्रेन जंग को बढ़ावा न देने की सलाह दी और यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति का जिक्र किया। रूस ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यह पूरी तरह से झूठ और मनगढ़ंत है। राष्ट्रपति पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत का कोई प्लान नहीं है। हालांकि 8 नवंबर को पुतिन ने एक कार्यक्रम में ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई भी दी थी और उन्हें एक बहादुर इंसान कहा था। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी इजराइल से जुड़ी हुई है। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर लेबनान में हुए पेजर विस्फोट की जिम्मेदारी ले ली है। इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट को इसकी जानकारी दी। बोले कि बी पर ऑपरेशन और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या सुरक्षा एजेंसी के सीनियर अधिकारियों और उनके राजनीतिक प्रभारी के विरोध के बावजूद शुरू किया गया था। 17 सितंबर को लेबनान में हजारों पेजर्स में धमाका हुआ। अगले दिन 18 सितंबर को हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकीज में विस्फोट हुए। इन धमाकों में कुल 37 लोग मारे गए। इनमें दर्जन भर से ज्यादा आम नागरिक और कुछ बच्चे भी शामिल थे और लगभग 3000 लोग घायल हुए थे। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ललन टॉप देखते रहिए। गुड नाइट। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है ललन टॉप के सालाना जलसे का, यानी ललन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े
कहाँ थे। आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।